Now the question number 31, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. Question number 31. Nothing will go on record except the question hour. Question number 31, sir. Honorable Minister. Sir. First supplementary, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. सर नड्डा जी बोलना चाहते हैं. Now, leader of the house. सभापति जी, मैं फिर से रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है. उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है. पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए. 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है. आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी. इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं. प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है. सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है. मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ. वी आर रेडी फॉर इट. और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है. कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की. आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की. आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती. अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए. यू आर इशूलेस पार्टी नाउ. यू हैव गॉट नो इशू. और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है. इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. इट इज एंटी नेशनल. इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है. ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है. Now, first supplementary, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का अभिनंदन करती हूं. उत्तर में ये साफ दिखाई दे रहा है कि UPI भारत के बाहर भी 8 देशों में उपयोग में आ रहा है और आज दुनिया में सबसे अच्छी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी UPI है. मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री ये है कि मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि जिन देशों ने UPI को स्थानिक भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का या उसे संचालित करने की व्यवस्था पहले से लागू की है, वहाँ इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन अथवा एकीकरण में किन किन विशिष्ट नियामकीय, तकनीकी और द्विपक्षीय समन्वय संबंधी चुनौतियों का सामना किया जा रहा है तथा इन चुनौतियों को तैनाती की समय सीमा और दायरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है. Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो NIPL द्वारा भारत के बाहर किसी देश में UPI के संचालन का कार्य किया जाता है. UPI को अन्य देशों में ले जाने के समय अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम से UPI के इंटरलिंकिंग में टेक्नोलॉजी में अंतर, करेंसी एक्सचेंज रेट, टेक्नोलॉजी में ऑपरेटर और स्कीम की ओनरशिप आदि जैसी चुनौतियां आती हैं. इन सभी चुनौतियों को NPIL द्वारा सुलझाया जाता है. इसके अलावा अन्य देशों की जो घरेलू प्राथमिकताएं भी देरी का कारण बनती हैं. इन सब के बावजूद भी अभिमानी सदस्य ने भी कहा कि आज अन्य देशों में 8 देशों में UPI सफलतापूर्वक चल रहा.
सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। मैं ये सरकार से जानना चाहूँगी कि क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई एकीकरण के संदर्भ में होस्ट कंट्रीज़ के नियामकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं जैसा डेटा स्थानीयकरण, साइबर सिक्योरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का काउंटर, इसके लिए अनुपालन तथा निपटान जोखिम की पहचान सरकार ने की है? यदि हाँ, तो आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ समन्वय में इन प्रत्येक चुनौतियों के समाधान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को जो चिंता जाहिर की है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि मेजबान देशों के निकायों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जो भी चिंताएं जाहिर की जाती हैं उनके संतोषजनक समाधान दिए जाते हैं। भारतीय नियामक आरबीआई समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है कि एनपीसीआई और एनआईपीएल यानी इससे इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिभागियों को सभी जोखिमों का सख्ती से मूल्यांकन करना है। साथ ही विदेशी भागीदारी देशों के नियामक संस्थान भी समय समय पर गाइडलाइन जारी करती रहती है। यूपीआई का विदेशी फास्ट पेमेंट सिस्टम से इंटरलिंकिंग मेजबान देश के घरेलू कानूनों और नियमों के अनुरूप ही होती है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, क्या माननीय वित्त मंत्री जी को यह जानकारी है कि यूपीआई के पेमेंट सिस्टम में कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक के अकाउंट में बिना उसकी जानकारी या उसकी सहमति या अनुमति के पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है? ऐसी स्थिति में यदि पैसा भेजने वाला किसी गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो तो क्या पैसा पाने वाले की भी आर्थिक गैरकानूनी गतिविधि में हिस्सेदारी तय हो जाएगी? आपने जब 8 देशों से इस प्राविधान को जोड़ दिया, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई, तो मॉरिशस जैसे देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर किसी भारतीय नागरिक के अकाउंट में पैसा भेज दे, भारतीय नागरिक को पता भी न हो, बाद में वो अकाउंट पकड़ा जाए और चूंकि भारतीय नागरिक के अकाउंट में पैसा आया हुआ है इसलिए उसे भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त मान लिया जाएगा। क्या सरकार यूपीआई के इस पैसे ट्रांसफ़र के सिस्टम में यह प्राविधान लाने का निर्णय लेगी कि किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में उसकी सहमति या उसकी जानकारी के बिना पैसा ट्रांसफ़र न किया जा सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि किसी के अकाउंट में किसी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये संभव हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये सुझाव जो आपने दिया है मैं नोट कर लिया और निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. My specific question, is there a cap of 30% market share for UPI payment platforms like Google Pay, PhonePe, Paytm, etc.? And if yes, is it true that 2 specific UPI payment platforms between them have 80% market share? And what's the government trying to do to rectify the situation and promote small Indian UPI platforms to come up? Thank you. Honorable Minister. सभापति महोदय, एनपीसीआई की गाइडलाइन के तहत ऐसा कैप है और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि कितना बढ़ोतरी यूपीआई में, मैं बताना चाहता हूं जो घरेलू यूपीआई है उसमें वित्त वर्ष 2022-23 में जहां 8,375 करोड़ रुपए का 78 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें मूल्य जो था 139 लाख और 25-26 दिसंबर तक अगर जहां तक बात करें तो 17,688 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और 230 लाख करोड़ का उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है।
फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान केसरीदेव सिंह जाला जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, the global remittance market is about 800 billion annually. So obviously there is a great potential for UPI expansion internationally. Even during the G20, sir, we had pitched for a digital public infrastructure for the global south. So many countries lack robust retail payment infrastructure, especially in Southeast Asia, Latin America, and Africa. Under the circumstances, sir, my question to the Honorable Minister would be, are any policy frameworks and bilateral agreements being planned to export UPI as a primary international platform in these countries? Thank you. Honorable Minister. सभापति महोदय, निश्चित तौर से जो अभी हमारा उपाय चल रहा है कि जो अभी 8 देशों में हमारा यूपीआई सिस्टम पहुंचा हुआ है, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, इसमें लगातार निरंतर करने वाली प्रक्रिया है और जहां जहां संभव हो रहा हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 श्रीमान मुकुल बालकृष्ण वासनिक। द थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर ऑनरेबल मिनिस्टर। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर फार्मर जसवंत सिंह जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। जैसे कि मंत्री जी ने अपने आंसर में अच्छे से लिखा है, मेरा एक स्टडी और जो भी है आंसर के अंदर बताया गया है कि WHO के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमें सॉल्ट को कम करना है। जो भी अभी हम जो सॉल्ट ले रहे हैं जो आयोडाइज सॉल्ट है, एवरेज इंडियन आज 8 ग्राम से लेके 11 ग्राम तक का सॉल्ट ले रहा है, जबकि WHO की गाइडलाइन जो है वो एटलीस्ट लेस देन 2 ग्राम पर डे। तो इट्स अ वास्ट गैप। ये गैप कम करने के लिए हमारी कोई संस्था इस पे कोई काम कर रही है। जैसे बताया कि ICMR हमारी संस्था स्टडी भी कर रही है, ट्रायल्स भी ले रही है। तो मेरा मंत्री जी से क्वेश्चन ये है कि ये ट्रायल्स किस जगह पे चल रहे हैं और हम जो नेचुरल सॉल्ट है और आयोडाइज सॉल्ट है उसको जो रिप्लेस करने वाले हैं LSS मतलब कि लो सोडियम सॉल्ट से, तो ये जो सॉल्ट जो रिप्लेसमेंट में लिया जाएगा वो किस चीज़ से फोर्टिफाइड होगा? जैसे कि आयरन से होगा, आयोडीन से होगा, विटामिन B12 से होगा या फिर और किसी चीज़ से होगा? तो ये बताने की कृपा करें। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नमक के बारे में जो रिसर्च किया गया था तो वो ICMR ने भी किया था और WHO के से भी वहाँ से वो जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसा कि सदस्य ने भी उनके इसमें बताया कि हमारे देश में जो नमक का प्रमाण लोगों के खाने में ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से जागरूकता अभियान कार्यक्रम NCD के माध्यम से भी चलाया जाता है कि जैसे कि इसे कम करने के लिए 770 जिला NCD क्लिनिक है, 6410 CSC स्तर के NCD क्लिनिक है और 233 कार्डियक केयर यूनिट है। इसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए भी NHM के तहत जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इसके माध्यम से टेक्निकल सपोर्ट भी करता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है और ये सभी कार्यक्रम केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार राज्य सरकारें वहाँ पर करती हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मिलन दियारा जी। सर थैंक यू वेरी मच। सर भारत में जो सॉल्ट इनटेक है दैट इज आई थिंक ट्वाइस ऑफ WHO's recommendation एंड हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ के अलावा इससे लोगों को स्ट्रोक्स भी होते हैं और किडनी फेलियर भी होती है। इनफैक्ट बहुत कम पेरेंट्स को इस बात पर जानकारी है सर कि जो एक्सेस सॉल्ट इनटेक हो रहा है भारत में वो प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से हो रहा है एंड खास करके कंपनीज समटाइम्स आर टारगेटिंग चिल्ड्रन। Very few parents may know that salt is added to biscuits, to cakes, to breakfast cereals, flavored milks, and even to Coca-Cola and colas. So मेरा एक specific suggestion और विनंती है सरकार से कि आपका जो कैंपेन चल रहा है, जो जागरूकता अभियान चल रहा है, this is a very good campaign. It is across social media, it's educating consumers. But इसके अलावा
I would offer two valuable suggestions. One is if we can mandate and work with industry to encourage food reformulation by industry so that they reduce the salt as a nutrient and ingredient in their foods. And secondly, which is a discussion going on in the public domain, if FSSAI Nadda ji could be instructed to have some form of front of pack labeling, at least with the nutritional information, if not what they call the graded system, the nutritional information, this will automatically allow consumers and specifically parents to make more informed choices before they go out and buy these products. Thank you. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके लिए केंद्र सरकार से माध्यम से ईट राइट इंडिया का कार्यक्रम भी चलाया जाता है कि जिससे सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ आहार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भी चलाया जाता है। उच्च वसा वाले नमक रोधी पदार्थों को कम करने पर जोर दिया जाता है और नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम सेवन करना चाहिए, इसकी भी जानकारी लोगों तक दी जाती है। खाना पकाने में नमक कम करें, खाने के अतिरिक्त नमक का प्रयोग न करें, नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें और खासकर उसका जो लेबल होता है उसका जो जानकारी होती है उसे पढ़े। पोटेशियम से भरपूर फलों सब्जियों को बढ़ावा देना चाहिए। आहार में क्रमिक परिवर्तन के लिए आज से थोड़ा कम, ये भी अभियान हमारे देश में चलाया जा रहा है और FSSAI खाद्य पदार्थों के पुनर्गठन और स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों के पर भी उद्योग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आहार के संबंधी भी ICMR ने निर्देश भी जारी किए हैं कि जिसके लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। अत्यधिक नमक उच्च रक्तचाप और हृदय रोग को प्रमुख जोखिम का कारक है। घर का बना खाना खाने को प्रोत्साहित करें। सुगंध के लिए जड़ी बूटी, मसालों, नींबू का प्रयोग करें। फल, सब्जियों, दालें और मेवे अधिक मात्रा में खाएं। उच्च जोखिम वाले समूहों को सख्त नियंत्रण और परामर्श की आवश्यकता होती है और कम सोडियम वाले नमक के विकल्प सहायक हो सकते हैं कि ये सभी जानकारी दी जाती है और ये प्रोग्राम चलाएगा। 5th supplementary, Shriman Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Whether the government has integrated reduction of excessive salt consumption as a specific objective under the Fit India movement and the targets of the outcomes achieved so far, especially for the children. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जवाब देते हुए बताया कि फिट इंडिया का कार्यक्रम भी हमारे देश में चल रहा है। आयुष विभाग के माध्यम से भी इसके ऊपर निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये दिशा निर्देश देने का काम हमारे मंत्रालय की तरफ से किया है। Now question number 33, Srimati Dharmashila Gupta ji. 33 पूरक प्रश्न। Honorable Minister. पटल पर रख देगा। 1st supplementary, Srimati धर्मशिला गुप्ता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी सरकार का और स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं। जैसा कि माननीय आयुष मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बिहार में अभी कोई नया आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, क्या सरकार ने बिहार की विशाल जनसंख्या और वहां आयुर्वेद की लोकप्रियता को देखते हुए कोई गैप एनालिसिस किया है जिससे यह पता चल सके कि क्या मौजूदा केंद्र राज्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त है? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, बिहार में CCRS के अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश के लगभग 14 राज्यों में बिहार सहित 14 CCRS संस्थान के माध्यम से जनजातीय उपयोजना और जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान का काम किया जा रहा है। लगभग 18 राज्यों में 20 CCRS संस्थानों के माध्यम से
अनुसूचित जाति उपाजना के भी काम किए जा रहे हैं। बिहार में जो आयुर्वेद का काम चल रहा है, तो बिहार में लगभग आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से भी वहाँ पर हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। और एक 50 बेड वाला भी पटना में आयुष अस्पताल काम शुरू है, और 241 आयुष डिस्पेंसरी भी वहाँ पर है, और आयुष शैक्षणिक संस्थानें भी साथ है। और अभी जो हमने सरकार के तरफ से जो अप्रूव किए गए हुए हैं, उसमें 50 बेड के लगभग 7 अस्पताल को अप्रूवल दिया गया है, और 10 बेड वाले 3 अस्पतालों को भी अप्रूवल दिया जा रहा है। और ये आयुष की जो सेवाएं है, लगभग 450 पीएससी के माध्यम से बिहार के लोगों को आयुष की सेवाओं का कोलोकेशन भी किया जा रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न, देश भर में कार्यरत 30 आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से कई सहयोगात्मक अध्ययन किए जा रहे हैं। क्या सरकार इन केंद्रों में किए गए अनुसंधानों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए निजी क्षेत्र के साथ कोई साझेदारी कर रही है, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, CCRS के माध्यम से और उनके जो भी संस्थानें हमारे पूरे देश में चलती है, उनके माध्यम से अनुसंधान रिसर्च का काम की गति देने का काम ये पिछले 12 साल में आयुष मंत्रालय की स्थापना होने के बाद में बहुत ज़ोर से वहाँ पर काम हो रहा है। और वो जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चर जो है आयुष की दवाई के निर्माण करने वाले जो लोग हैं, उनके भी साथ में बैठकें की जाती है, उनको भी मार्गदर्शन दिया जाता है, और उनको भी आयुष मंत्रालय के माध्यम से सभी दवाओं को लोगों को सहजता से पहुंच करने के लिए भी उनको मार्गदर्शन और मदद आयुष मंत्रालय की तरफ से की जाती है। थर्ड सप्लीमेंट्री रहेगा कृष्णैया जी। Respected Chairman, is there any proposal to establish Ayurveda Research Center in AP and Telangana? Because there is a lot of medical valued herbal plants and medical plants are there in AP and also in Telangana. More particularly Nallamala Forest and Tirupati Forest and Khammam Dandakaranya Forest. So many herbs having valuable medical values which cannot cure allopathy also. Even in kidney diabetes, there is no treatment in allopathy, but there is a valuable herbal plants are there in Ayurveda to treat the kidney damages. So it is essential to establish, I am suggesting the government to establish Ayurveda Research Center, because it is a Deshiya Vaidya Vidhana hai, established by a research center at Telangana and Andhra Pradesh. Thank you. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो औषधीय मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा, तो हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से NMPB नाम का जो बोर्ड है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में जहाँ जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट होते हैं कि उनकी खोज करना, उनका संशोधन करना और उनको हमारे आयुष की दवाई के लिए उपयोग में लाने का काम NMPB बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में किया जाता है। अगर ऐसा कोई उनका सुझाव होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी जांच की जाएंगी। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक CCRS का नाला माला फॉरेस्ट के सर्वे अभी चालू है। आंध्र प्रदेश में CCRS के माध्यम से नाला माला फॉरेस्ट में सर्वे चालू है, और तेलंगाना में भी हैदराबाद में ये सर्वे का स्टेशन चालू है। और ICMR के बारे में, CCRS के बारे में भी जो इन्होंने यहाँ पर बताया, तो निश्चित रूप से देश भर में ऐसे कई राज्यों में है कि जो CCRS के सेंटर वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। वहाँ से भी अगर राज्य सरकार से प्रस्ताव आएगा तो हमारा मंत्रालय विचार करेगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री
डॉक्टर अजीत कोपचडे जी। सभापति महोदय, मैं माननीय आयुष मंत्री जी का मोदी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने देश भर में आयुष एवं आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि हमारा जो नांदेड़ है उसको उन्होंने CGHS का अस्पताल देकर हमारे गरीब लोगों का बहुत पुण्य उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए मैं उनका मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसी तरह से माननीय मंत्री जी, हमारे मराठवाड़ा में जो नांदेड़ है ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और खास करके सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ आदिवासी जिला भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार करने हेतु नांदेड़ में समर्पित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के अंतर्गत सैटेलाइट आउटरीच अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आपके सामने हमने राज्य सरकार की तरफ से भी आपको हम प्रस्ताव भेजेंगे। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जैसा CGHS अस्पताल आपने हमें नांदेड़ को दिया है, वैसे CCRS की भी बहुत मांग है, तो ये मराठवाड़ा के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। क्या आप इसके ऊपर विचार करके इस मराठवाड़ा के नांदेड़ शहर का विकास इसके माध्यम से करेंगे क्या, CCRS का? ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया, तो नांदेड़ में आयुर्वेद के लिए अभी एक 50 बेडेड का भी हॉस्पिटल वहाँ पर अप्रूव हो चुका है और नांदेड़ में एक हमारा ड्रग टेस्टिंग लैब भी वहाँ पर शुरू है। उनकी मांग जो है कि CCRS का सेंटर नांदेड़ में खोलने के लिए उन्होंने मांग की है। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी हमारे मंत्रालय के पास में नहीं है। निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार से आएगा तो फिर उस पर हमारा मंत्रालय विचार करेगा। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान कोला बाबू राव गारू। माइक सर। Regional Research Institute for Homeopathy in Gudivada, AP has been chosen to be developed as Center for Excellence in Rheumatology. What is the status of this? And further, the ministry approved setting up of a government naturopathy and yoga medical college at Visakhapatnam, AP. I would like to know the status of this college and by when it becomes functional. Thank you. ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन उनको अगर कोई जानकारी लगती है तो जरूर मुझे पत्र लिखे या मिले, उनके बारे में सभी जानकारी मैं उन्हें दे दूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-4 श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। सीमा द्विवेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने आयुष और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाए हैं और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत ही सारगर्भित जवाब दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, आयुष दवाओं का मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में निर्यात किया गया है और उस निर्यात में कितना हमारा फायदा हुआ है, इसका कितना असर पड़ा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, लगभग 150 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में हमारे आयुष उत्पादों की निर्यात वहाँ पर हमारे की जाती है। उसमें के जो मैं अभी बताऊंगा कि जो हमारे टॉप 5 जो हमारी कंट्री है कि जहाँ पर हमारे आयुष के दवाओं की निर्यात ज़्यादा होती है, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जर्मनी है, इटली है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है। ऐसे लगभग 150 देशों से भी ज़्यादा देशों में निर्यात वहाँ पर की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। राज्यों को आयुष पॉलिसी एवं अलग आयुष विभाग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
राज्यों को स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए भी केंद्र सरकार के और आयुष मंत्रालय के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान किया गया है और लाइसेंसिंग नॉर्म्स को भी आसान किया गया है। आयुष क्लस्टर, आयुष पार्क, आयुष औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय MOU ग्लोबल ट्रेड फेयर में भागीदारी, बायर सेलर मीट, विदेशों में आयुष कॉन्फ्रेंस और इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स और शेयरिंग प्रोग्राम, इनोवेशन एवं एक्सपोर्ट रेडीनेस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी सपोर्ट आयुष मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। Now, third supplementary, श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से एक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहता हूं। आयुष निवेश सारथी प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के बाद जम्मू कश्मीर में प्राप्त परिणाम क्या हैं और प्राप्त निवेश प्रस्तावों की संख्या कितनी है जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त, अनुमोदित और लागू किया गया है? क्या मंत्रालय में निवेश सारथी के अंतर्गत निवेशों को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में किसी आयुष विशेष निवेश क्लस्टर या किसी केंद्रित जिलों की पहचान की है? यदि हाँ, तो ऐसे क्लस्टर या जिलों का विवरण जो है आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आयुष निवेश सारथी पोर्टल के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊंगा कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल भारत के आयुष क्षेत्र जैसा कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, स्वारिकपा और होम्योपैथी में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के लिए एक समर्पित प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल का उद्देश्य व्यापक जानकारी प्रदान करके भारत के आयुष क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल विशेष रूप से लॉन्च किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल 21 मई 2025 को उसको लॉन्च किया गया था और इसमें एक निवेश सुविधा और सूचना के प्रचार प्रसार का एक मंच है। यह सीधे परियोजना का कार्यान्वयन या मॉनिटरिंग नहीं करता है। सदस्य ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है तो वो प्रश्न से बाहर है, वो अगर मुझे लिखित में देंगे या मेरे से मिलेंगे तो मैं जम्मू और कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी होंगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अनिल पोंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आयुर्वेद और उसके विभिन्न अंग स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त सर्वश्रुत है। विश्व में उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा बाहर के देशों में आयुर्वेदा का क्लिनिक या पंचकर्म का क्लिनिक खोलने के लिए अपने यहाँ के आयुर्वेदिक तज्ञों को क्या मदद की जाती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस आयुष विषय में विशेष रुचि है। दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में भी 2014 तक आयुष को जो बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक विभाग के अंतर्गत ये स्वास्थ्य विभाग में चलता था, लेकिन 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है और 2014 से आज हम 2026 में हैं, तो यहाँ तक आयुष को पूरे देश में बढ़ावा देने का काम आयुष मंत्रालय और खुद हमारे प्रधानमंत्री ही करते। जैसा कि आज योगा लगभग दुनिया के 180 देशों से ज़्यादा देशों में हमारा योग दिन मनाया जाता है, वहाँ के लोग योगा करते हैं। पंचकर्मा के बारे में भी जो बताया, तो जो हमारा एक WHO के माध्यम से जो जामनगर में हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को वहाँ पर चल रहा है, उनके माध्यम से भी हमारे ग्लोबल समिट होते हैं। अभी 2023 में पहला ग्लोबल समिट हुआ, अभी 2025 में भी दिल्ली में ग्लोबल समिट हुआ। लगभग 100 से ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ पर उसमें आए थे और लगभग 15 से ज़्यादा
कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री भी उस ग्लोबल समिट में शामिल हुए थे। और बहुत सारे देशों के साथ में भी हमारे MOU है, बहुत सारे देशों में हमारी आयुष चेयर है, और संस्थान के MOU भी 54 देशों के साथ में हमारे हुए। तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उसके सोच के अनुसार हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रही हूँ कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल की वजह से हमारे छोटे और मध्यम दर्जे के जो व्यापारी हैं उनको सरकारी मदद पाने में आसानी हुई है क्या, और इस पोर्टल के आने से उनके कामकाज और कमाई में कोई बड़ा सुधार देखने को मिला है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। पति जी, आयुष निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से आयुष को बहुत सारा वहाँ पर सुविधा मिली है। जो भी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज है, यहाँ के हमारे स्टार्टअप वाले हैं, उनको भी यहाँ पर ये सारथी पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी मदद और जानकारी और मार्गदर्शन भी किया जाता है। जैसा कि ये पोर्टल के माध्यम से FDI के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयुष क्षेत्र के लिए 100% FDI को मंजूरी है। कंट्री टू कंट्री भी हमारे MOU उनके लिए किए जाते हैं, और 150 से अधिक देशों में आयुष पदार्थों का निर्यात करने के लिए भी ये सभी इंडस्ट्रीज वालों को आयुष निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। और WHO के साथ मिलकर मैंने पहले ही बताया कि 2 समिट हमारे हुए हैं, और ये जो छोटे हमारे जो स्टार्टअप वाले हैं या छोटे इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको मार्गदर्शन करना, उनको इसमें पोर्टल के माध्यम से उनके निवेश करने के लिए और उनमें निवेश आने के लिए भी सीधी तरह से मार्गदर्शन या वहाँ पर उनको मदद मिलती है। और निश्चित रूप से इससे हमारी निर्यात भी बढ़ रही है और हमारे उत्पाद भी वहाँ पर बढ़ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 मिस स्वाति मालीवाल जी। Question number 35, sir. Honorable Minister. Question number 35, the answer is laid on the table of the House. First supplementary, Ms. Swati Maliwal ji. Thank you, Chairman, sir. सर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कुछ फार्मा कंपनीज दवाइयों पर 600 to 1100% तक का प्रॉफिट कमा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, सेट्राजीन एक कॉमन एलर्जी मेडिसिन है, उसका प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 1.52 रुपीस पर बेची जा रही है 21.06 रुपीस पर। सर, इसी तरीके से पेन किलर आइबुप्रोफेन का प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 831 रुपीस एंड MRP है 4560 रुपीस। इंसुलिन इंजेक्शन के ब्रांड्स में 109% तक का प्राइस वेरिएशन है। कुछ जरूरी एंटीबायोटिक्स एंड लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स की कॉस्ट तो लाखों में है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करेगी जिससे ये प्रॉफिटियरिंग बंद हो और आम इंसान को ब्रांडेड दवाई भी सस्ती मिल सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का जो मूल प्रश्न है उससे संबंध थोड़ा कम है। उन्होंने कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन के बारे में बातचीत की है और उनका जो क्वेश्चन है वो पॉलिसी के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी ड्रग पॉलिसी जो है और प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही कांस्टेंट है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या हम रेगुलेट प्राइसेस को अंडरवे है। इट इज़ नॉट ओनली अंडरवे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी हो, NPPA हो, फिर चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हो, इसमें हमेशा टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं और उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं। आपने कुछ इंडिविजुअल मेडिसिन की बात की, उसका लिए आप अलग से पूछेंगे, आई विल गिव यू अ डिटेल आंसर अबाउट इट। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा इंटेंशन है कि इन प्राइसिंग के माध्यम से
एक तो मेडिसिन एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, दूसरा ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री भी रहे, इनोवेशन भी हो, और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की भी स्कोप इसमें बना रहे. सो देयर इज अ बैलेंस विच वी हैव टू अंडरटेक, और उस बैलेंस को लेकर के हम काम करते हैं. अभी जो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है, आफ्टर ऑल हम सभी के साथ, वो मैं इसलिए आप इस हाउस को बताना चाहता हूँ. वी हैड कंसल्टेशंस इन 2024 विद CII, विद FICCI, with OPPI, with IPA, with IMED, with ADVAMED, with MTI, with USIBC, ASSOCHAM, National Health, MSME में हमने लघु उद्योग भारती, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर्स, और पेशेंट के एडवोकेसी जो करने वाले ग्रुप्स हैं, उसमें फिर चाहे ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव्स हैं, इन सब के साथ हमने कंसल्टेशन करके जो फीडबैक लिया, उस फीडबैक पर हमने फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 की जो थी उसको, और ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013, उसमें सबके सजेशंस और स्टेक होल्डर्स को लेकर आइडेंटिफाई किया इश्यूज को, और उसके बाद एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में पॉलिसी प्रोविजंस को हम लोगों ने क्रिएट किया है. ये जो रिव्यू ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 2013 का, दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ अ पीरियोडिक प्रोसेस, जो आपने प्रश्न में, मूल प्रश्न में पूछा है. और मैंने पहले जैसे कहा कि उसका जो इंटेंशन है टू इंश्योर इफेक्टिव एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पब्लिक, तो इसको हम ध्यान में रख करके करते हैं. चाहे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हो, फिर चाहे और कोई हो, वो उसमें हम कई बार हम इंक्रीज़ करते हैं. कई बार क्या होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में जो APIs होते हैं उनके, उसमें हमको कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो उसको भी हम बढ़ाते हैं. तो इस तरीके से हम इस काम को करते हैं, ऐसा मैं बताना चाहूँगा. सेकंड सप्लीमेंट्री, मिस स्वाति मालीवाल जी. थैंक यू चेयरमैन सर. सर, मंत्रालय ने 2024 में एक स्पेशल ऑडिट किया जिससे पता चला कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लगभग 2 करोड़ खर्च करके 30 इंडियन डॉक्टर्स को पेरिस घुमाया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर. फार्मा कंपनीज कई बार डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स देती हैं. अगर आप ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे तो हर इंजेक्शन पे इतना पैसा मिलेगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फॉरेन ट्रिप कंफर्म. Sir, I want to know what action was taken against that pharma company which took our doctors to France. क्या सरकार इस प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए कोई सख्त कानून ला रही है? थैंक यू सर. ऑनरेबल मिनिस्टर. नहीं, इसमें दिस इज रिलेटेड टू IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं. वो कोड ऑफ कंडक्ट्स के तहत उनको डी रजिस्टर भी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं. बट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रूप में हम कोई कोई फार्मा डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा नहीं करते हैं, बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन टेक्स केयर ऑफ देम. थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सस्मित पात्रा जी. Honorable Chairman, sir, my question is regarding the National Pharmaceuticals Pricing Policy 2012 and Drug Price Control Order 2013, DPCO 2013. In this regard, there are specific areas of rare diseases which do not really feature as one of the specific components within that. I'm just making a suggestion. I'm not trying to make a aspersion on this regard. We have been, as a members of parliament, me, Dr. Fauzia Khanji, informally have been working with groups who are suffering from rare diseases. So while there have been attempts to reduce prices, because there are very expensive drugs that happens due to muscle dystrophy, others, would the government consider bringing about a specific clause or a section within this policy on the rare diseases? Because many of the rare diseases are actually cancers. And many of it actually happens primarily again because of lifestyle as well as because of genetics, which is a very separate area as compared to the normal pharma, medicines and other things. This is something where it's life-saving, otherwise the people die. The existing government programs have a cap, have a limit. Beyond a certain amount of 5 lakhs or 10 lakhs, you cannot go. But these drugs are more expensive.
would a specific policy within this policy be framed to only work on these rare diseases because the drugs are about 20 lakhs or 30 lakhs per injection? Thank you. Honorable Minister. Sir, we have to segregate the question. Rare diseases are treated on a different note. मिनिस्ट्री उसको अलग ढंग से करती है और उसको एड्रेस भी करती है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है. दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस. As far as the cancer drugs are concerned, I would like to share with you that the scheduled formulation under drug control order जो है उसमें it is 935 and जो national list of essential medicines में है that is to 388. अब एंटी कैंसर ड्रग्स जो है जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आते हैं दे आर 63 विच आर कैप्ड और उसमें उसको वो जो एंटी ड्रग है वो कैंसर ड्रग्स दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. उसी तरीके से जो शेड्यूल्ड एंटी कैंसर फॉर्मुलेशंस हैं आउट ऑफ 132 131 को फॉर्मुलेशंस हैव बीन कैप्ड. तो हम जो कैंसर के लिए कर सकते हैं वो बेस्ट पॉसिबल वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं. उसी तरीके से एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए जो ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन है वो भी हमने 42 ड्रग्स पर कर रखा है और एंटी कैंसर फॉर्मुलेशंस जो रिटेल प्राइस फिक्सेशन MRP पर किया है उसको भी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने उसको भी कैप कर रखा है. तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट. Fourth supplementary, Dr. M. Tambidurai. Thank you, Chairman, sir. The question is regarding regulating the prices of the especially particularly high-cost and life-saving medicine, sir. Sir, in Tamil Nadu, during our Amma Jayalalitha period, we started opening Amma clinics, Amma pharmacy, to give medicine to the poor people at reasonable price and affordable price. We have done. But after the DMK government came into the power, they closed all the Amma clinic and Amma pharmacy. See, their attitude is not to help the patients and the poor people. This is the attitude of the DMK government, which is now running and spoiling the whole system. So I want to know, sir, because this is the price control, especially giving affordability for the poor is very, very important. Even Prime Minister also started many programs, and the Prime Minister thinks also drugs, there are many pharmacies are opened and giving for poor people. At the same time, I want to know when the permitted committees factories are producing medicines, I said the cost is also involved. Not only cost, sir, that cost may be high, I can accept. But at the same time, we have to give the price as to control and give the affordable to common man. And also, we have to come to know there are expiry date medicines are, many pharmacies are selling, the innocent people are taking that kind of medicine. Whether the government has a policy to control this kind of pricing control and also to the expired medicines to avoid this kind of thing, and also to direct the state government of Tamil Nadu to see that the clinic which is registered Amma name, Jayalalitha name, and also the Amma pharmacy to revive that, whether you direct the state government, I want to know, sir. Honorable Minister. The giving direction to the state government is concerned, actually, it is the state government's jurisdiction, they have to decide about it. But Government of India has taken many initiatives, which Tamil Nadu state is also taking the benefit out of it. And that is the free drugs and diagnostic facilities. We are providing, we are giving financial support through National Health Mission to district hospitals, to community health centers, CHCs, to primary health center, PHCs, and sub-centers. And a particular number of medicines and diagnostic facility for each facility. For example, sub-center, we have got a number of medicines which are given free. For primary health center, there is a different number where we give those drugs free. For district hospital, for community health center,
it is another, the number is more, and the investigation is also, the number is more, and the same way for the district hospital. So free drugs and diagnostic facility that is being provided under NHM. We have got one more program which is called as the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana. In this program, we are giving generic medicines and it is sold 50% to 80% cheaper than the market rate. They are generic medicines. And we have got 18,000 Jan Aushadhi outlets, kendras are there, and through which we are trying to see to it that the patients get benefit out of it. Then for secondary and tertiary healthcare, we have also the program called as PMJ, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. In that also, during the hospitalization, free facilities, cashless treatment is given to them, and free drugs and diagnostic facilities are also given to them. We have got one more program which is called as Amrit, Affordable Medicine and Reliable Implant Treatment, Amrit. In this branded medicines, we sell 50% less than the market rate. That is how we are trying to see to it. And then as I said, that free drugs and diagnostic facilities are being provided to the various facilities of the country, the government facilities of the country. I would like to share with you here that the out-of-pocket expenditure in the last 10 years has reduced from 62.6% to 39.4%. So you can understand that how we have tried to see to it that the common man is benefited out of it, and so we are. It is now from 62.6%. It has come down to 39.4%. Fifth supplementary, Srimati Sulada Dev ji. थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानना चाहती हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी, जब कैंसर होती है, सबको पता है कि घर, ज़मीन, जायदाद सब बिक जाता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। और अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बात कर रहे थे मंत्री महोदय, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बात भी सही है, गांव में आजकल कुछ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के वजह से जो मेडिसिन है वो कम रेट में मिल रहा है, मगर वो जन औषधि केंद्र में सारे मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो कॉस्टली ड्रग्स है, वो नहीं मिल रहा है। मेरा ये अनुरोध है, मैं ये माननीय मंत्री को बोलना भी चाहती हूँ, वो पूछना भी चाहती हूँ, क्या सरकार का कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जैसे जनऔषधि केंद्र में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कैंसर जैसे बहुत कॉस्टली दवा है, वो अवेलेबल कर सकते हैं? कि इससे क्या होगा ना, गरीब से गरीब लोग भी वो जनऔषधि केंद्र का सुविधा ये करेंगे और कैंसर जैसे पेशेंट जिनका सब कुछ बिक जाता है वो बच जाएंगे। मैं इतना जानना चाहती हूँ, वो प्रपोजल है क्या? अगर नहीं है तो ऐड कर सकते हैं क्या? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। वैसे तो जन औषधि केंद्र में हम हर एक तरीके की मेडिसिन रखने का प्रयास करते हैं और वो पेशेंट को मिल सके इसका प्रयास होता है, लेकिन कोई ऐसा मेडिसिन होगा जो उनको लगता है वो मुझे बता दें, मैं ज़रूर उसको देखूंगा। आई विल ट्राई टू सी टू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 श्रीमती दर्शना सिंह जी। सभापति महोदय, क्वेश्चन नंबर 36। ऑनरेबल मिनिस्टर। अब पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर मोबाइल रिहेबिलिटेशन वैन शुरू करने की क्या कोई पायलट परियोजना पर काम कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से भी बहुत सारी जगह पर ये मोबाइल पायलट वैन जो होते हैं, मोबाइल वैन जो होती है, कि उसकी सुविधा बहुत सारी जगह पे दी है। अगर माननीय सांसद कोई विशिष्ट जगह के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो उन्होंने वैसा बताया। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती दर्शना सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय।
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या आशा बहनों और स्थानीय महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सरल फिजियोथेरेपी अभ्यास सिखाकर मरीजों की घर पर मदद करने की कोई योजना है? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, स्ट्रोक के देखभाल के लिए यहाँ पर जो भी योजनाएं की राष्ट्रीय स्ट्रोक दिशा निर्देश के सभी स्ट्रोक रोगियों के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन और नियमित फिजियोथेरेपी की अनिवार्य करते हैं। विकलांगता को कम करने के और रिकवरी के में सुधार लाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के भीतर फिजियोथेरेपी भी शुरू की जाती है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन और न्यूनतम 45 मिनट की पर्यवेक्षित फिजियोथेरेपी संबंधी सलाह दी जाती है और रोगियों और देखभाल करने वालों को अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पर फिजियोथेरेपी और देखभाल जारी करने के लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है। Third supplementary, Dr. Kavita Patidar. सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सराहनीय कार्यों के लिए सरकार को बधाई देती हूं और साथ ही जानना चाहती हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इलाज के बाद भी स्ट्रोक मरीजों की नियमित जांच और व्यायाम उनके नजदीक ही मिलती रहे? क्या पुनर्वास सेवाएं दी जा रही है क्या? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जवाब में ही बता दिया कि जब भी रोगियों को हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो उनके घर वाले या उनके साथ में जो होते हैं कि छुट्टी के बाद में भी घर Now the House stands adjourned to meet at 2 p.m.